वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की संरचना के बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की संरचना के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन यानी नेफ्रॉन की ओतिकी के बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहले हम इसकी बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य जो कार्य होता है वो एक्सक्रीशन का होता है। एक्सक्रीशन मतलब जो भी खराब पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से बाहर करना। द एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। शरीर से जो भी खराब पदार्थ हैं जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजनी वेस्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर करना एक्सक्रीशन कहलाता है। और यह प्रक्रिया मेंटेन होम्योस्टेसिस, हमारे शरीर की साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक होती है। यानी एक्सक्रीशन की प्रक्रिया हमारे लिए आवश्यक होती है। यहाँ हम एक ही बात जानते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में हम किडनी ही समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी ऑर्गन होते हैं। द किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। उत्सर्जन के लिए किडनी मुख्य अंग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर होता है, स्किन होता है, लंग्स होता है। इनके बारे में हम पूर्व वीडियो में भी जान चुके हैं। ये सब माइनर होते हैं, लेकिन मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जाना जाता है वो किडनी होता है। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होता है फिर, क्योंकि ये कुछ टर्मिनोलॉजी है वो सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, तो इनको हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो अच्छा है। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? अब यूरिनरी सिस्टम यूरिन के बनने से और निकलने तक के जो पूरा सिस्टम है उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, इसमें 2 किडनी पाई जा रही है। 2 यूरेटर, 2 यूरेटर यानी मूत्र नलियाँ। 1 यूरिनरी ब्लेडर, एक मूत्राशय होता है। एंड 1 यूरिथ्रा, और एक यूरिन को पास करने के लिए यूरिथ्रा पाया जाता है। नेक्स्ट है एक ब्रांच नेफ्रोलॉजी। अब नेफ्रॉन हम वर्ड सुनते हैं, लेकिन ये उसी से संबंधित टर्मिनोलॉजी है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन का वर्ड जो है नेफ्रस से लिखा गया है, जिसका मतलब होता है किडनी। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी। किडनी की साइंटिफिक स्टडी नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और साइंटिफिक स्टडी में हम किडनी की एनाटोमी, किडनी की फिजियोलॉजी और किडनी से संबंधित जो भी पैथोलॉजी यानी उससे बीमारी जो भी होती है उससे संबंधित ये सब नेफ्रोलॉजी में स्टडी की जाती है। अब यूरोलॉजी क्या होता है? यूरो का मतलब होता है यूरिन। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम, यानी सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी सिस्टम जो ब्रांच डील करती है उसको हम यूरोलॉजी कहते हैं। यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ए फिजिशियन वो स्पेशलाइज इन यूरोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन। जो यूरोलॉजी में काम करते हैं उनको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे जो ऑर्निथोलॉजी होते हैं यानी बर्ड्स की स्टडी पर जो काम करने वाले होते हैं उनको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी प्रकार से यूरोलॉजी ब्रांच में जो काम करते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट हम कहते हैं। देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर क्या क्या पाया जा रहा है। यहाँ पर मुख्य रूप से हम देख रहे हैं 2 किडनी पाई जाती है। एक किडनी लेफ़्ट साइड में होती है इसलिए इसको लेफ़्ट किडनी कहते हैं, और दूसरी किडनी राइट साइड में होती है उसको राइट किडनी कहते हैं। किडनी के बाद में जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो निकली हुई है, दोनों किडनी से निकली हुई संरचना है जो आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो रही है। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी यूरेटर निकली हुई है जो कि किडनी से निकल रही है। यहाँ पर ये है राइट किडनी से निकलने वाली राइट यूरेटर, और यहाँ पर है लेफ़्ट यूरेटर जो कि लेफ़्ट किडनी से निकल रही है। इन यूरेटर से यूरिन इकट्ठा होकर यूरिनरी ब्लैडर एक थैले के समान संरचना होता है उसमें ओपन हो जाता है, और उसके बाद में इसका ओपनिंग होती है यूरिथ्रा में, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग पार्ट होते हैं।
अब इसके साथ साथ में हम ये देख पा रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर में जो किडनी है उनकी स्थिति को देखेंगे तो इनकी स्थिति में कुछ फ़र्क पाया जाता है। आप ध्यान से देखें तो राइट किडनी थोड़ा नीचे की तरफ है, या हम यूं कहें कि जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राइट किडनी है उसके ऊपर वाले भाग में यहाँ पर इस वाले रीजन में लीवर पाया जाता है, जो यकृत है वो पाया जाता है। इस वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे की तरफ होता है। अब हम बात करते हैं किडनी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वन पेयर किडनी, एक जोड़ी में किडनी पाई जाती है। कलर इनका रेडिश होता है मनुष्य में। इनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। मीजोडर्म सेल से ये ओरिजिनेट होते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अलग अलग हमारे सेल पाई जाती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। उनमें से मीजोडर्म सेल से किडनी का ओरिजिन होता है। किडनी की हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो किडनी इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और इसका वेट लगभग 135 से 150 ग्राम, 150 to 150 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। शेप बीन शेप होती है, यानी आप बीन इस प्रकार की होती है। बीन आपने सब्जी भी बनाई होगी बीन की, तो इस प्रकार की ये सर्च हमें दिखाई देती है। पोजीशन की बात करें किडनी की तो पोजीशन ऑफ किडनी बिटवीन T12 to L3 वर्टिब्री। अब T का मतलब हो गया थोरेसिक, जो वर्टिब्री होती है वहाँ जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है उसका नंबर होता है T12, यानी 12 नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्री है वहाँ से लेकर L का मतलब हो गया लंबर, यानी लंबर 3, लंबर 1, लंबर 2 एंड लंबर 3। 3 वर्टिब्री ये और एक 12 नंबर की वर्टिब्री वो भी T12, यानी 4 वर्टिब्री के बीच में, मतलब उनके लोकेशन के आसपास ये स्थित होती हैं। कौन? किडनी। और कहाँ पर स्थित होती है? आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। डायग्राम के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम है, यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है वर्टिब्री है ये T12 है। ये T12, इसके बाद में है L1, L2 एंड L3 तक, लास्ट यहाँ तक किडनी स्थित होती है, यानी ये इसकी पोजीशन है। और ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, एक राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ स्थित होती हैं। इसके अलावा भी दे आर पार्शली प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब। इसके अलावा वो 11वें नंबर की जो रिब्स होती है, पसली जो होती है, और 12वें नंबर की जो पसली होती है उसके द्वारा भी सुरक्षित रहती है। जैसे कि आप ये रिब्स देख रहे हैं, इसके द्वारा भी ये सुरक्षित रह रही है। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। इस डायग्राम में आप इसको, क्योंकि हम बैक साइड से देख रहे हैं तो इसमें जो राइट की जो पोजीशन होगी वो ये वाली पोजीशन होगी, यानी ये किडनी थोड़ा नीचे की तरफ होगी, है ना। आप इस डायग्राम को बैक के देखेंगे तो इसमें, क्योंकि आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये वाला भाग नीचे की तरफ दिखाई देता है। एनाटॉमिकली पोजीशन में समझता हूँ आप समझते होंगे कि हम बॉडी को जब सामने से देखते हैं तो राइट पार्ट लेफ़्ट की तरफ दिखाई देता है और लेफ़्ट का पार्ट राइट की तरफ होता है। लेकिन ये बैक साइड का व्यू है, तो ये जो किडनी है जिसको हम राइट किडनी कहते हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होती है। और ये नीचे स्थित होने के कारण लीवर है, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ लीवर पाया जाता है। देयर पोजीशन इज पोस्टीरियर टू पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्या होता है, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके चारों तरफ एक पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। लेकिन जो किडनी होती है वो इस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ स्थित होती है, तो इसको हम कह देते हैं रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, यानी जो पेरिटोनियम है उसके बाहर की तरफ पाए जाने के कारण इसको
रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स भी कहते हैं। किसको? किडनी को। अब हम देखते हैं कि किडनी वास्तव में किस प्रकार की हमें पाई जाती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। ईच किडनी सराउंडेड बाई 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यह 3 लेयर से बनी हुई संरचना होती है, इसके ऊपर 3 लेयर पाए जाते हैं। इसके जो किडनी की जो हिस्टोलॉजी से संबंधित मैंने एक पहले वीडियो बनाया है, आप उसमें से भी देख सकते हैं कि किडनी में कौन कौन से पार्ट किस तरह से पाए जाते हैं। यहाँ मैं इनको सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ। इनमें 3 लेयर में सबसे बाहर की तरफ रीनल कैप्सूल है। बाहर का मतलब ये हो गया किडनी के जस्ट बाहर की तरफ, और इसके भी बाहर, रीनल कैप्सूल के भी बाहर एडिपोज कैप्सूल पाया जाता है, और इसके बाद में रीनल फेसिया पाया जाता है। यानी रीनल फेसिया बिल्कुल बाहर की तरफ स्थित होता है। और ये तीनों लेयर एक्चुअली किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको कई प्रकार की इंजरी होने से बचाने का कार्य करती है। जब भी हमें किडनी की स्टडी करनी हो तब हमें इसका ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं काटते हैं, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में स्टडी करते हैं, यानी इसको यूं प्लेन में काटते हैं सीधा करके। द किडनी रिवेल्स 2 डिस्टिंक्ट रीजन। जब हम इसको काट के देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 2 रीजन हमें दिखाई देते हैं। एक रीजन जो कि बाहर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हम किसी भी वर्ड के लिए जो बाहर की तरफ जो संरचना पाई जाती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ पर हम किडनी के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रीनल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। दूसरा जो रीजन होता है उसको रीनल मेडुला कहते हैं, जो कि अंदर की तरफ स्थित होता है। सबसे पहला भाग होता है रीनल कॉर्टेक्स। ये सुपरफिशियल, ये सबसे बाहर की तरफ का भाग होता है, कनेक्ट विद द रीनल कैप्सूल, जो कि रीनल कैप्सूल ये वाला जो भाग है सबसे इसके बाहर की तरफ जो भाग होता है रीनल कैप्सूल, उसके साथ में ये अटैच रहता है। दूसरा जो रीजन होता है उसको हम मेडुला कह रहे हैं, रीनल मेडुला कह रहे हैं। ये इनर रीजन होता है। द रीनल मेडुला इज़ कंपोज ऑफ 8 to 15 कॉनिकल रीनल पिरामिड्स। और इसमें जो रीनल मेडुला है इसमें मुख्य रूप से लगभग 8 से 15 कॉनिकल रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं हम इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे तो इसमें 2 विभाजन आपको दिखाई देते हैं। एक पार्ट तो ये भाग है, इस वाले भाग को हम कह रहे हैं रीनल कॉर्टेक्स। दूसरा जो अंदर वाला भाग है, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं रीनल मेडुला। अब ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन मेडुला को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ये स्ट्रक्चर, इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये इस तरह की संरचनाएं जो आपको दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। ये पिरामिड्स के आकार के होने के कारण इनको रीनल पिरामिड्स कहते हैं। और इनकी संख्या एक सिंगल किडनी में 8 से 15 तक हो सकती है, और हम ह्यूमन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मानव के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो रीनल पिरामिड्स रहती है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य करती है। क्या है? रीनल पिरामिड के जब आप अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसी के अंदर से होते हुए हमारा नेफ्रॉन पाया जाता है। इसके अलावा जो मेडुला जो भाग होता है उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं जो कॉर्टेक्स का रीजन है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ पाया जाता है, इसलिए इस रीजन को हम रीनल कोलम कहते हैं। डायग्राम को एक बार फिर से समझते हैं। ये सबसे बाहर की बात रीनल कॉर्टेक्स, देन रीनल मेडुला, उसके बाद में रीनल कोलम जो कि कॉर्टेक्स का अंदर धंसा हुआ भाग कहलाता है। जब ये पार्ट अंदर की तरफ इस तरह से धंस जाता है, ये कॉर्टेक्स का रीजन होता है। देन ये है रीनल पिरामिड्स जो कि मेडुला में स्थित होते हैं, और इसके बाद में ये पार्ट होता है, इसको रीनल साइनस कहते हैं। रीनल पेपिला जो इसका बेस स्तर होता है पिरामिड का, उसको हम रीनल पेपिला कहते हैं। और यहाँ पर कुछ फैट्स पाई जाती है बीच बीच में। इसके अलावा सबसे बाहर की तरफ रीनल कैप्सूल पाया जा रहा है। इस डायग्राम में हमें नेफ्रॉन दिखाई दे रहे हैं। नेफ्रॉन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये नेफ्रॉन है। अब यहाँ पर हम समझते हैं नेफ्रॉन के बाद में, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी हम इस वीडियो में समझेंगे। कलेक्टिंग डक्ट के बाद में पेपिलरी डक्ट आती है।
जो कि पेपिलरी रीजन में खुलती है। पेपिले जिसको हम कह रहे थे रीनल पेपिला, ये रीनल पेपिला की बात कर रहे थे। इन रीनल जो पेपिलरी डक्ट है ये ओपन होती है माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स का मतलब ये हुआ जो हमारी जो पिरामिड शेप है यानी जो हमारी पेपिलरी डक्ट है वो इकट्ठा होकर कुछ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये कैनाल जो आपको दिखाई दे रही है इनको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स आगे जाकर मेजर कैलिक्स में ओपन हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है जो माइनर कैलिक्स है वो आपस में आगे जाकर फ्यूज हो जाती है और मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करती है। मेजर कैलिक्स आगे जाके पूरा एक रीनल पेल्विस में ओपन होता है और उसके बाद में ओपनिंग होती है यूरेटर में, यानी ये हम यूँ कह सकते हैं ये यूरिन का पाथवे है जो कि नेफ्रॉन से होता हुआ ये आगे जाकर माइनर, मेजर, रीनल पेल्विस, यूरेटर और उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। दो पार्ट हो गए, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। मेडुलर रीजन में पिरामिड्स पाए जा रहे हैं। माइनर कैलिक्स वास्तव में क्या है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स है, ये देखिए आप, इस तरह की फनल शेप स्ट्रक्चर है। ये 8 to 15 पर किडनी पाई जाती है, यानी 1 पर पिरामिड पाए जाते हैं। एक पिरामिड मतलब एक माइनर कैलिक्स, तो लगभग जितने रीनल पिरामिड पाए जाते हैं उतने ही माइनर कैलिक्स भी पाए जाते हैं। देन मेजर कैलिक्स की बात करते हैं तो मेजर कैलिक्स फ्यूज ऑफ माइनर कैलिक्स, यानी माइनर कैलिक्स जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि 2 से 3 माइनर कैलिक्स के आपस में जुड़ने से मेजर कैलिक्स का निर्माण होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं लगभग ये जो मेजर कैलिक्स होता है वो 4 से 5 की संख्या में एक किडनी में पाए जाते हैं। इसमें जो कॉर्टेक्स के जो अंदर रीजन धसे हुए हैं जिनको हम रीनल कॉर्टेक्स कह रहे हैं, रीनल कॉलम कह रहे हैं, उनको कई बार हम कॉलम ऑफ बर्टिनी भी कहते हैं। अब जो रीनल मेडुला है वो हम जान चुके हैं कि उसमें लगभग 8 से 15 कॉनिकल रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। द अपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड्स इज़ नोन एज रीनल पेपिली, उसको भी हम जान चुके हैं कि ये रीनल पेपिली कहलाता है। नेफ्रॉन्स, अब यहाँ पर जो वास्तव में जो हमारे रीनल पिरामिड्स हैं इनमें हमने देखा डायग्राम में कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर पाई जा रही थी जो इसमें धसे हुए पाई जा रही थी और वापस इस तरह से ओपन हो रही थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई मानते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यानी किडनी जो भी काम कर रही है, जो कि अधिकांश जो भी काम कर रही है उनमें योगदान होता है नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन क्या है इसको भी हम इसी में समझेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। 1 किडनी कंटेन 1 मिलियन नेफ्रॉन, एक किडनी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन रखती है। ये 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में, यानी 2 किडनी में लगभग दोनों किडनियों में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन को हम समझेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, इसमें 2 मुख्य पार्ट होते हैं, ए रीनल कॉर्पस एंड रीनल ट्यूब्यूल सिस्टम। 2 पार्ट हो गए, एक हो गया रीनल कॉर्पस्कल और दूसरा जो पार्ट है उसको हम रीनल ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा यूरिन का निर्माण किया जाता है, यूरिन को चाहे डाइल्यूट करना हो या कंसंट्रेट करना हो। यहाँ डायग्राम में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये आपको यहाँ ये स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है, ये सेकंड नेफ्रॉन है। इस प्रकार से ये 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। नेफ्रॉन, लेंथ ऑफ ईच नेफ्रॉन, लगभग
एक नेफ्रॉन की जो लंबाई होती है लगभग 35 से 50 मिलीमीटर होती है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक नेफ्रॉन 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट पार्ट है ए रीनल कॉर्पस्कल, जिसको हम मेल्पीजियन बॉडी भी कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। सबसे पहले रीनल कॉर्पस्कल, जिसको हम मेल्पीजियन बॉडी भी कहते हैं। रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ, ये इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं। वन इज़ द ग्लोमेरुलस, एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, इसको हम कैपिलरी नेटवर्क के द्वारा इसका निर्माण होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बाउमेन कैप्सूल, जो कि दूसरा पार्ट है बाउमेन कैप्सूल। इन सबको हम समझेंगे। रीनल ट्यूब्यूल में बना होता है, इसके 4 पार्ट हैं, यानी पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी कहते हैं शॉर्ट में, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं हिंदी में। लूप ऑफ हेनले, जिसको हम नेफ्रॉन लूप भी कह देते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी। और रीनल ट्यूब्यूल एक्चुअली नेफ्रॉन के भाग तो डीसीटी तक ही होता है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में जाकर डीसीटी ओपन होती है। ये एक्चुअली इसका पार्ट रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं होता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर ये ओपन हो जाती है। डायग्राम में यहाँ नेफ्रॉन को दिखाया गया है, जिसमें ये जो पार्ट है, ये आगे वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल। इसको हम कॉर्पस्कल कह रहे हैं, रीनल कॉर्पस्कल, जिसमें 2 पार्ट हैं। ये अंदर की तरफ जो गुच्छे के समान जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जो आगे वॉल का निर्माण कर रहा है उसको हम बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, जिसको हम पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इनको कन्वोल्यूटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सीधी नहीं होकर ये घुमावदार होती है, यानी इसमें घुमाव पाए जाते हैं, इसको लोग कन्वोल्यूटेड नाम दिया गया है। इसके बाद में ये लूप ऑफ हेनले है, जो क्योंकि ये इस तरह से लूप बना रहा है, ये लूप ऑफ हेनले। इसके बाद में ये है डीसीटी, ये इस तरह से होकर इस तरह जाती है, ये डीसीटी, और इनकी ओपनिंग हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। एक एक पार्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीनल कॉर्पस्कल, जिसको हम मेल्पीजियन बॉडी भी कहते हैं। नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है, यह जो रीनल कॉर्पस्कल या मेल्पीजियन बॉडी है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का पहला भाग होता है। ये ब्लड प्लाज्मा इज़ फिल्टर बाय दिस पार्ट, जो ब्लड प्लाज्मा है यानी जो ब्लड है वो यहाँ पर आकर फिल्टर होता है या छनने का काम यहीं पर होता है। रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ, इसके 2 भाग होते हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरी नेटवर्क के द्वारा बनता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं, या हम कह देते हैं बाउमेन कैप्सूल। डायग्राम में हम इनको समझते हैं। यहाँ पर एक जो आर्टरी है, जिनको हम, जो आपने देखा होगा रीनल आर्टरी है, वहाँ से आगे जाकर वो ब्रांच में हो जाती है और एफरेंट आर्टरियोल्स का निर्माण करती है। एफरेंट आर्टरियोल आगे जाकर यहाँ पर इस कैप्सूल में इसकी कैपिलरी का फॉर्मेशन करती है और छोटी छोटी यहाँ पर एक गुच्छे के समान संरचना बनाती है, और वापस इसकी दूसरी तरफ ओपनिंग हो रही है, जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल का जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है, और इफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर यानी इसकी जो यहाँ पर इसको हम व्यास की कहें तो इसका व्यास कम होता है, इसका कम होता है और एफरेंट का ज़्यादा होता है। और यहाँ पर इन आर्टरियोल्स के द्वारा यहाँ कैपिलरीज का निर्माण होता है। द ग्लोमेरुलस, जो पहला जो पार्ट है, ग्लोमेरुलस इज़ फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये जो अंदर की तरफ जो इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। जो पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, उसका निर्माण कर रहा है। द कैपिलरीज आर फॉर्म बाय एफरेंट आर्टरियोल्स,
और इन कैपिलरीज का निर्माण कौन कर रहा है? एक तो एफरेंट आर्टरियोल्स एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स, इन दो के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है। द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल इज़ लार्जर देन इफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट का जो डायमीटर होता है, इस नली का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है और जो इफरेंट है उसका कम होता है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ ब्लड छनने में मदद मिलती है। ये जो कैपिलरीज हैं यहाँ से ब्लड छनकर बाउमेन कैप्सूल में आता है। ये जो कप के समान जो संरचना है यहाँ पर छनकर आ जाता है। समझते हैं इसमें और भी पार्ट क्या है। मेलपीजियन बॉडी जिसको हम पढ़ रहे थे, इसके हमने पहला पार्ट जिसको हम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कह रहे हैं, जो कि वास्तव में टू सेलुलर लेयर की बनी हुई होती है। यानी जो कैपिलरी है वो उसमें 2 लेयर्स पाई जा रही है। ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी में जो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो कैपिलरी है उसके अंदर की तरफ एंडोथीलियल सेल्स पाई जाती है। एंडोथीलियल सेल्स पाई जाती है, आप जानते भी हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर की तरफ एंडोथीलियल सेल्स पाई जाती है। और इसके साथ में ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और पाई जाती है। तो यहाँ से इन कैपिलरीज में ब्लड छनकर यहाँ पर आता है। लेकिन ये जो कैपिलरीज हैं, यहाँ जो लेयर पाई जाती है उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिलरी पहली जो लेयर है उसको हम कहते हैं कैपिलरी एंडोथीलियम, जो यानी कैपिलरीज की एंडोथीलियम है। दूसरा जो पार्ट है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी जहाँ पर जो हमारी कैपिलरीज है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया गया है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये अंदर प्रवेश कर रही है। उसके बाद में कई प्रकार की कैपिलरीज का निर्माण कर रही है। एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ये इस तरह से घूमी हुई संरचना है, ये कैपिलरी का निर्माण कर रही है। ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब ये जो अंदर की तरफ जो सेल लेयर का निर्माण करती है, ये वास्तव में एंडोथीलियम लेयर है, जो कि फेनेस्ट्रेट होती है। फेनेस्ट्रेट मतलब इनके बीच में, इन सेल्स के बीच में कहीं ना बीच में पोर पाए जाते हैं। इस तरह से बीच में पोर पाए जाते हैं, जिनसे कि ब्लड छनकर दूसरी जगह चला जाता है। विथ पोर साइज, और इनमें जो पोर साइज है लगभग 70 to 90 नैनोमीटर इन डायामीटर, जो कि लगभग 70 से 90 नैनोमीटर डायामीटर के इसमें यहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं, जिनसे कुछ पदार्थ छन जाते हैं। और इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ पर भी कैपिलरी है उसके तरफ पाई जाती है, यानी उसके बाहर की तरफ, कैपिलरी के जस्ट बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कैपिलरी एंडोथीलियम है उसको कवर करके रखती है। ये तो हुई जो हमारा ग्लोमेरुलस जो रीजन है, जो पहला पार्ट है बाउमेन कैप्सूल, यानी मेलपीजियन जो बॉडी है उसका पहला पार्ट है उसका। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम बाउमेन कैप्सूल कहते हैं, बाउमेन कैप्सूल भी 2 लेयर का बना हुआ होता है। एक लेयर होता है जिसको हम विसरल लेयर कहते हैं, और दूसरा जो लेयर होता है उसको हम पैराइटल लेयर कहते हैं। विसरल लेयर जो कि अंदर की तरफ होता है और पैराइटल लेयर बाहर की तरफ होता है। आपको डायग्राम बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से हम समझते हैं। देखो, पहली बात हो गई कैपिलरी बात हो गई, कैपिलरीज के बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आपको कुछ सेल्स, अलग प्रकार की, स्पेशल प्रकार की सेल्स दिखाई देगी। ये इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। यानी इन सेल्स की स्ट्रक्चर्स आप देखें तो ये जैसे कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज हो गई, ये कैपिलरी के अंदर ब्लड है। इस कैपिलरीज के जस्ट बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में इस तरह की सेल्स पाई जाती है, इस तरह की सेल्स जिसको हम पोडोसाइट सेल कह रहे हैं, जो कि पेडिसेल का निर्माण कर रही है। पोडोसाइट सेल पाई जाती है क्योंकि इनमें सूडोपोडिया जैसे, यानी इसमें फुट लाइक स्ट्रक्चर में अलग तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये इस तरह से बने होने के कारण क्या है? क्योंकि इनके बीच में पोर का निर्माण हो सके। तो ये जो पोडोसाइट सेल है वास्तव में ये विसरल लेयर का भाग होता है।
यानी विसरल लेयर। पोडोसाइट हैव न्यूमेरियस सूडोपोडिया दैट इंटीडिजिटेड टू फॉर्म फिल्ट्रेट सिल्ट, और ये फिल्ट्रेट सिल्ट का निर्माण करते हैं अलोंग द कैपिलरी वाल, कैपिलरी वाल के साथ साथ। और इनका जो साइज होता है इन सिल्ट का, यानी बीच में जो कैविटी पाई जा रही है या हम यूँ कहें टनल पाई जा रही है, उसका लगभग 25 नैनोमीटर इसका व्यास होता है। पैराइटल लेयर जो कि स्क्वैमस सेल की बनी हुई होती है। अब जो ये जो हम जिसको रीनल कॉर्पस्कल कह रहे हैं, ये जो सबसे आउटर की तरफ जो लेयर है, ये सबसे आउटर की तरफ जो लेयर है, यहाँ पर सेल्स जो पाई जा रही है वो स्क्वैमस सेल्स होती है, जिसको वास्तव में ये पैराइटल लेयर का फॉर्मेशन करती है। ये पैराइटल लेयर है, बाहर की तरफ पैराइटल लेयर हो गई, और इन कैपिलरीज के बाहर की तरफ हो गया एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट के बाहर की तरफ क्या हो गया, हमारा जो विसरल लेयर है उसका निर्माण होता है। ये बात हुई मेलपिजियन बॉडी की। अब दूसरा जो पार्ट है जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल कह रहे हैं, नेफ्रॉन का जो एक हमने पढ़ चुके हैं, जिसको हम कह चुके हैं कि ये मेलपिजियन बॉडी है, पूरी जो संरचना है ये मेलपिजियन बॉडी कहलाती है। अब यहाँ से आगे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कह रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल। ये तो हो गया आगे वाला भाग। अब हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं, क्योंकि ये ट्यूब के समान है, जिसमें जो कि उसमें पाया जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम पीसीटी कहते हैं, लूप ऑफ फेनले जिसको हम नेफ्रॉन लूप कहते हैं, और इसमें डीसीटी पाई जाती है। पहला पार्ट जो कि पास में पाया जाता है इसको प्रोक्सिमल पीसीटी कहते हैं। उसके बाद में इसको हम कहते हैं, ये पार्ट जो है इसको हम लूप ऑफ फेनले कहते हैं। इसके दो लिम्स पाई जाती है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ वाली लिम्ब। उसके बाद में ये डीसीटी आ जाती है। समझते हैं सबसे पहले पीसीटी के बारे में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। दिस पार्ट इज़ लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स। ये जो भाग होता है ये रीनल कॉर्टेक्स में स्थित होता है। रीनल कॉर्टेक्स क्योंकि हमने पढ़ा है कि किडनी के दो भाग हो गए, दो भाग में हमने जान लिया कि एक जो पार्ट होता है वो मेडुला रीजन में होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में रीजन होता है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है और इसका जो पीसीटी का जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, लेकिन पीसीटी इज़ अबाउट 15 मिलीमीटर, और जो पीसीटी की जो लेंथ है वो लगभग 15 मिलीमीटर की होती है। ट्यूब्यूल मेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और इनकी सेल्स ऑन दीज सेल्स। आप पीसीटी एक्चुअली नली के समान संरचना है, यानी ये जो नली जो बन रही है, ये इस तरह से जो नली बन रही है वास्तव में ये यहाँ पर तो सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, यहाँ पर भी सेल्स पाई जाती है, और इसके बीच में ये ट्यूब का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है, यानी ऊपर की तरफ फिल्टर होके यहाँ पर आता है, जो भी होता है वो जो भी पदार्थ होते हैं छन जाता है यहाँ पर। ऑन दी सेल्स, ये जो सेल्स हैं माइक्रोविलाई प्रेजेंट, इन पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट पाई जाती है। ये इस प्रकार की सेल्स हैं। ये पीसीटी की एक सेल को यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह के सेल में ये उभार दिखाई दे रहे हैं, अंगुलियों के समान संरचना दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने इंटेस्टाइन में भी पढ़ा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोविलाई बना रहे हैं। दीज माइक्रोविलाई फॉर्म ब्रश बॉर्डर, और ये ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, ब्रश के समान संरचना का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार की संरचना से बनने से यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अवशोषण ज़्यादा होगा। जहाँ पर पीसीटी में वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, इस वाले भाग से ये कई पदार्थ यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, यहाँ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं लूप ऑफ फेनले। ये हमें लूप ऑफ फेनले, ये जो पार्ट है ये हम बात कर चुके हैं, जो यहाँ से शुरू हो जाता है ये। तो
लूप ऑफ हेनले कनेक्ट पीसीटी एंड डीसीटी। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। पीसीटी एंड डीसीटी को जोड़ने का काम कर रहा है। यू शेप ट्यूब होता है, यू के आकार का होता है ये, या हम इसको हेयर पिन के समान होता है। इस डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिसेंडिंग लूप जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हम डिसेंडिंग लूप कहते हैं। इनको कई बार लिम्स भी कह देते हैं या आर्म भी कह देते हैं। असेंडिंग लूप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लूप कहते हैं। इसके असेंडिंग लूप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है थिन असेंडिंग लिम और एक होता है थिक असेंडिंग लिम, यानी एक थिन होता है, एक थिक असेंडिंग लिम्ब होता है। आप देख रहे हैं ये आगे जाकर थोड़ा सा डायमीटर में बड़ा हो जाता है, इसको थिक असेंडिंग कहते हैं। और इसको नीचे वाला जो पतला आपको दिखाई दे रहा है इसको थिन असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। बोथ लिम्ब आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लिम्ब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। डेजर्ट एनिमल हैव लार्ज लूप ऑफ हेनले, जो डेजर्ट एनिमल होते हैं जो जिन्हें कम पानी वाले स्थान पर रहते हैं, वो उनमें ये जो हेनले लूप है ये और भी बड़ा होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में पानी का जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर पानी अवशोषित होता है, एब्जॉर्व होता है। तो पानी को कंजर्व करने के लिए, H2O को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर लूप ऑफ हेनले बड़ा हो जाता है डेजर्ट एनिमल में। द थिक एंड ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रीच द ग्लोमेरुलस, और इसका जो लास्ट का जो पार्ट है लगभग ये ग्लोमेरुलस तक पहुँच जाता है। अब हम समझते हैं डीसीटी को, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को। स्टार्ट एट मैक्युला डेंसा, यह है मैक्युला डेंसा, यानी जो हमारा जो ये पहला जो पार्ट था ये घूम फिर के आगे जाकर ये नीचे जाकर ये लूप ऑफ हेनले, उसके बाद में ऊपर आकर ये यहाँ के पास में आकर ओपन होता है, और ये यहाँ से जो कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाती है, यहाँ से डीसीटी शुरू होती है। स्टार्ट एट मैक्युला डेंसा, और जो डीसीटी की कुछ कोशिकाएं कोल्यूमनर हो जाती है, यानी बड़े आकार की हो जाती है, कोल्यूमनर हो जाती है, और इन सेल्स को मैक्युला डेंसा सेल कहते हैं, जो कि जेजी एपरेटस का निर्माण करती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का निर्माण करती है। इज़ अबाउट 5 मिलीमीटर लॉन्ग, ये इनकी जो डीसीटी की जो लंबाई 5 मिलीमीटर लंबाई होती है। ट्यूब्यूल्स फॉर्म क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट, इस रीजन में डीसीटी में पीसीटी के समान माइक्रोविलाई तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। लेस देन पीसीटी, ये पीसीटी से कम मात्रा में होती है, मीन्स यहाँ पर ब्रश बॉर्डर का निर्माण नहीं होता है। डीसीटी अटैच विथ एफरेंट आर्टरियोल्स, ये एफरेंट आर्टरियोल यानी जो ब्लड लेके आ रही है उसके साथ में ये जुड़ जाती है, यहाँ पर जुड़ जाती है। इन दिस पार्ट सेल्स आर कोल्यूमनर इन शेप, और ये जो सेल्स हैं वो कोल्यूमनर हो जाती हैं, इस तरह की हो जाती है, और इन सेल्स को मैक्युला डेंसा सेल कह रहे हैं। डीसीटी में सिक्रीशन की प्रक्रिया भी होती है, इसके अलावा एब्जॉर्वेशन की प्रक्रिया भी होती है। एब्जॉर्वेशन तो सभी पार्ट्स में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिक्रीशन की प्रक्रिया भी होती है। डीसीटी ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स एम्प्टी इनटू ए सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी जब बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी आगे जाकर कलेक्टिंग डक्ट में अपना जो भी प्रोडक्ट होती है वो आगे छोड़ते हैं। कलेक्टिंग डक्ट देन यूनाइट, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जाती है और कन्वर्जेंस इनटू सेवरल हंड्रेड्स लाल पेपिलरी डक्ट, उसके बाद में पेपिलरी डक्ट में ओपन होती है, जो कि माइनर कैलिक्स में, माइनर से मेजर कैलिक्स में, और उसके बाद में यूरेटर से होते हुए यूरिथ्रा में यूरिन चला जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पास थ्रू द एपिथेलियम ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज मेड ऑफ प्रिंसिपल सेल्स। ये वास्तव में जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ इसको कौन पास कर रहा है, यहाँ से जो भी इसके पास आता है पीसीटी से होता हुआ हेनले लूप और डीसीटी, और डीसीटी के बाद में जो इसको जोड़ने का काम करता है
उसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। द एपिथेलियम ऑफ, अब इसकी जो कलेक्टिंग डक्ट की जो एपिथेलियम है उसमें दो सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है प्रिंसिपल सेल जिनको पी सेल्स कहते हैं, और दूसरी होती है इंटरकैलेटेड सेल्स जिनको आई सेल कहते हैं। द पी सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सोडियम एब्जॉर्प्शन, जो पी सेल्स का जो काम होता है वो सोडियम के अवशोषण से संबंधित होता है। एंड वैसोप्रेशन स्टिमुलेटिंग वाटर रीअब्जॉर्वेशन, इसके अलावा वाटर का रीअब्जॉर्वेशन से भी संबंधित काम होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है वैसोप्रेसिन पर। वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है जिसको हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। द आई सेल सिक्रीट हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट, यानी इन दो आयनों के ट्रांसपोर्ट से संबंधित आई सेल काम करती है। यानी यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में दो प्रकार की सेल हैं, आई सेल एंड पी सेल्स। ये डायग्राम के थ्रू आप ऑल ओवर समरी में देख सकते हैं। जो पहला जो पार्ट है यहाँ से, ये जो ऊपर का पार्ट है ये कॉर्टेक्स पार्ट है, और ये जो नीचे का पार्ट है ये मेडुला भाग होता है। ये इसमें रीनल कॉर्पस्कल है, ये पीसीटी है। पीसीटी के बाद में ये आगे जाकर लूप ऑफ फेनले, थिंग और कलेक्टिंग डक्ट। इस प्रकार से देखो यहाँ पर डीसीटी यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रही है, यहाँ किसी दूसरे नेफ्रॉन की जो डीसीटी है वो भी यहाँ पर ओपन होती है। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। हिस्टोलॉजी में हम कौन से रीजन में किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है उनके बारे में हम समझते हैं। पहला जो रीजन है ग्लोमेरुलर, जिसको हम बाउमैन कैप्सूल कह रहे हैं, वो दो लेयर से बना हुआ होता है, विसरल एंड पैराइटल, जो कि जिसमें मोस्टली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। इसके बाद में हम जानते हैं पीसीटी रीजन होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है, और इसके द्वारा ब्रश बॉर्डर का निर्माण किया जाता है। माइक्रोविलाई इसमें ब्रश बॉर्डर का निर्माण करती है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम लूप ऑफ फेनले कहते हैं, ये सेकंड पार्ट है। डिसेंडिंग लिम्ब एंड थिन असेंडिंग लिम्ब, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। लूप ऑफ फेनले का ही थिक असेंडिंग पार्ट सिंपल क्यूबॉइडल 2 कॉलमनर एपिथेलियम का बना हुआ होता है। इसके अलावा डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो पार्ट होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। जो इसका स्टार्टिंग जो पार्ट होता है उसमें कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं, कॉलमनर सेल्स पाई जाती है। इसके बाद में जो कलेक्टिंग डक्ट है ये क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ होता है। और सीटी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें इंटरकलेक्टेड सेल्स जिनको आई सेल कहते हैं और पी सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती हैं। ये सिंपल सा आप इसको भी ध्यान रख लेंगे। ये ऑल ओवर बात हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।